नमस्कार, इंडिया वॉइस पर आपके साथ मैं हूं समृद्ध मिश्रा और वक्त हो चलाए देवभूमि समाचार का। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। उत्तराखंड सरकार ने 2 साल बाद सर्किल रेट में 9 से 22% तक की वृद्धि जो है वो की है। तेजी से हो रहे निर्माण और जमीन की खरीद फरोख्त को देखते हुए ये बढ़ोतरी जो है वो की गई है। इसमें अब जमीन खरीदना, बहुमंजिल आवासीय भवनों में घर और व्यावसायिक भवनों में दुकानें महंगी हो जाएंगी। प्रदेश सरकार ने सभी जिला अधिकारियों को नए सर्किल रेट लागू करने के आदेश दे दिए हैं। खासकर उन क्षेत्रों में जहां बड़ी परियोजनाएं और आवासीय भवन निर्माण हो रहे हैं, वहां सर्किल रेट बढ़ाए गए हैं। देहरादून जिला प्रशासन ने नए रेट रविवार को जारी कर 5 अक्टूबर से लागू कर दिए हैं। इससे जमीन और आवासीय फ्लैटों में की जो रजिस्ट्री है उसमें सरकार को राजस्व में भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिले। वित्त सचिव दिलीप जावार ने नए सर्किल रेट लागू होने की पुष्टि यहां पर की है। तो चमोली जनपद के अंतर्गत मंडल घाटी के ग्रामीण की आराध्य भगवती श्री सती शिरोमणि अनसुनी देवी की रथ डोली केदारनाथ धाम पहुंची है, जहां मंदिर समिति द्वारा पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत जो है डोली का किया गया। 51 साल बाद के लंबे अंतराल के बाद 9 महीने की देवरा यात्रा पर यह डोली निकली है, जिससे विभिन्न तीर्थों का नगर भ्रमण कर देश विदेश से सैकड़ों श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दिया। इससे पहले रथ डोली 1974 में देवरा यात्रा पर निकली थी। आपको बता दें कि देवरा यात्रा तिगुनारायण, कालीमठ, ओंकारेश्वर मंदिर सहित केदार घाटी के विभिन्न तीर्थ स्थलों पर भ्रमण कर बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना होगी। तो भारत चीन सीमा से लगा सीमांत गांव जादूंग अब वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत पर्यटन की नई पहचान बनने के लिए जा रहा है, जिससे स्थानीय नागरिकों को सामाजिक आर्थिक विकास के साथ साथ रोजगार से जुड़ने का भी एक अवसर मिलेगा। वहीं क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों में तेजी जो है वो की जा रही है। जिलाधिकारी ने जादूंग गांव का स्थलीय निरीक्षण कर निर्माणाधीन कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के सुनिश्चित निर्देश यहां पर दिए हैं। जिलाधिकारी का कहना रहा कि देखिए, ये योजना के प्रथम चरण में पारंपरिक शैली में 6 होम स्टे का निर्माण किया जाएगा। वहीं दूसरे चरण में 8 होम स्टे बनाए जाएंगे, यानी कुल 14 होम स्टे से पूरा होने के बाद जो है जादूंग गांव में आने वाले पर्यटकों को ठहरने की आधुनिक सुविधाएं जो है वो मिलेंगी। रामनगर से एक गाय की पूंछ काटने का मामला सामने आया है, जिससे पूरे क्षेत्र में आक्रोश फैल गया। घटना के बाद हिंदूवादी संगठनों ने कड़ी नाराजगी जताई है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं कुछ संगठनों ने तो ये तक कह डाला कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऐसे मामलों में बुलडोजर कार्रवाई करें, ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना जो है वो दोहराने की हिम्मत ना कोई कर सके। ये मामला रामनगर के ग्राम तुमड़िया का बताया जा रहा है। इस घटना पर बीजेपी के पूर्व नगर अध्यक्ष मदन जोशी ने घटना पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बहुत ही निंदनीय कृत्य है। वहीं सीओ सुमित पांडे ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और साथ ही दोनों आरोपी अशरफ अली और करामत अली को यहां पर जो है गिरफ्तार कर लिया गया। तो दोनों ही आरोपी जो है भाई बताए जा रहे हैं, जिनको यहां पर अब पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, मालदम चौकी क्षेत्र से एक मामला संज्ञान में आया था, जिसके अंदर 2 लड़कों द्वारा एक गाय की पूंछ को काट दिया गया था। इसमें तत्परता से कार्रवाई करते हुए हमारे जो चौकी क्षेत्र में पुलिस बल है, उसके द्वारा जो आवश्यक हमारा मेडिकल जो उपचार प्रोवाइड कराना था वो भी तत्काल प्रोवाइड कराया गया। और साथ ही इसमें दोनों जो तहरीर प्राप्त होने के बाद जो है आवश्यक जो नेसेसरी वो जो हमारी सेक्शन है उसके अंदर मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। और साथ ही साथ दोनों लड़के जो हैं उनको भी आइडेंटिफाई कर लिया गया है। ये लगातार रामनगर के निवासी बुलडोजरी कार्रवाई की मांग को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इतना समय हो गया, हमें पता है कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी बुलडोजरी की घटनाएं बढ़ती जाएंगी। आज कितना बड़ा दुर्भाग्य, निंदनीय है कि गाय की पूंछ को काट दिया जाता है मामूली विवाद में, कि किसी एक को फंसाने के लिए। शफीक और यासीन का आपसी झगड़ा बताया जा रहा है, और शफीक और यासीन का जो झगड़ा है उसमें बताया जा रहा है कि एक को फंसाने के लिए गाय की पूंछ काट दी गई है। गौ माता जिसमें कोटि हमारे कई
कोटि देवी देवता निवास करते हैं और हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ किया गया है। तो आज मालदन चौकी पहुंचे, हमारी सीओ साहब और स्थानीय प्रशासन से बात हुई है, 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, पूछताछ के लिए खताड़ी लाए गए। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि रामनगर कब से मांग कर रहा है गुंडागिरी की कार्रवाई को लेकर, जिन्होंने हमारे धर्म के साथ ये कुडेराघात किया है, ऐसे लोगों के घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। इसमें विलंब बिल्कुल कोताही न बरतते हुए, ताकि रामनगर का माहौल जो है शांत बना रहे, यहाँ की फिजा कोई खराब न करे। लेकिन जो आज हमारी गाय की जो माता की पूंछ काटी गई है, बहुत ही निंदनीय है और हिंदू समाज में बहुत ज्यादा आक्रोश है इस बात को लेकर। धर्मनगर हरिद्वार से संचालित अवैध वेनम सेंटर के मामले में वन विभाग करीब 1 महीने से मामले की जांच कर रहा है, लेकिन अभी तक आरोपी संचालक को पकड़ने में सफलता नहीं मिली है। अब विभाग पूरे प्रकरण की जांच और पुलिस को संचालक की तलाश सौंपने पर जो है विचार कर रहा है। सांपों के जहर का अवैध कारोबार वन विभाग के लिए अब एक और बड़ी पहेली जो है वो बनता जा रहा है। इसकी वजह से फरार शख्स हैं, जिसे पिछले 1 महीने से वन विभाग की टीम खोजने में नाकामयाब साबित हो रही है। वन मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि इस मामले में सामने आने के बाद से ही वन विभाग हरकत में आया था और जरूरी कार्रवाई जो है वो की गई है। वन मंत्री ने यह भी कहा है कि देखिए, कारोबार करने वाला संचालक फिलहाल फरार है और उसके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी किया गया है। उसकी जांच चल रही है और जांच चलने के अलावा मैं समझता हूँ कि उसमें जो भी प्रमाण सामने आएंगे उसके तब से कार्रवाई की जाएगी। वो आदमी तो मेरे ख्याल से गायब हो गया, नॉन वारंट जारी, उसके लिए नॉन बेलेबल वारंट जारी होगा। मंत्री जी, क्योंकि 1 महीना करीब होने वाला है इस मामले को, क्या जो व्यक्ति फरार है उसके लिए हम पुलिस को ये जांच दे सकते हैं या देने की सोच रहे हैं, क्योंकि वो पकड़ा नहीं जा रहा है ना वन विभाग द्वारा? इस पर निश्चित रूप से विचार करने के बाद इसमें जल्दी निर्णय ले लिया जाएगा। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा युवा भारतीय सेना में अपना योगदान देते हैं। वहीं अग्निवीर योजना के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने अभियान शुरू कर दिया। उत्तराखंड प्रदेश पूर्व सैनिक विभाग के अध्यक्ष कर्नल राम रतन नेगी के नेतृत्व में अग्निवीर अग्निपथ के विरोध में हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई है, जो पूरे उत्तराखंड में चलाया जाएगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा इस कार्यक्रम की शुरुआत पार्टी कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर करेंगे। वहीं ये हस्ताक्षर अभियान 3 चरणों में चलाया जाएगा, जहां पहले चरण में गढ़वाल मंडल, दूसरे चरण में कुमाऊं मंडल और तीसरे चरण में मैदानी क्षेत्रों में यह अभियान चलाया जाएगा। ये उत्तराखंड है, गढ़वाल रेजिमेंट और कुमाऊं रेजिमेंट जैसी, गोरखा रेजिमेंट, फर्स्ट नागा, इनका होम है, इनका घर है और इनका गौरवशाली इतिहास है। आज देश में अग्निपथ योजना लाकर उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान और हरियाणा, इन राज्यों को भारी नुकसान बीजेपी की सरकार ने किया है। भारतीय फौज को कमजोर करने की साजिश के रूप में मैं इसे देखता हूं। रिटायर्ड जनरल्स के हवाले से यह आता है कि एक फौजी को असली फौजी बनने में कम से कम 9 साल लगते हैं। ट्रेनिंग भले 9 महीने की हो, लेकिन एक फौजी को लोहा बनने में लगभग 9 साल का समय लगता है। और मोदी जी की सरकार ने अग्निवीर योजना लाकर हमारे प्रदेश के युवाओं के सपनों को चकनाचूर किया है, भारत माता की रक्षा को खतरे में डालने का काम किया है और फौजियों के जो रसूख था उसको कम करने का काम किया है। उसके लिए आज हमारे राम रतन सिंह नेगी, जो पूर्व सैनिक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके कमान के तहत आज गढ़वाल क्षेत्र का वो दौरा कर रहे हैं। उनकी रथ यात्रा आज निकली, उसको हमने और गणेश गोदियाल जी ने फ्लैग ऑफ किया है और उसके बाद कुमाऊं की वो यात्रा निकलेगी और युवाओं में जनजागृति अभियान चलाकर हम राहुल गांधी जी के उस संकल्प को ताकत दे रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस लेड गवर्नमेंट जैसे ही बनेगी हम अग्निवीर योजना को पलटने का काम करेंगे, दोबारा से पुरानी व्यवस्था को लागू करेंगे। खबर जो है वो देहरादून से है, जहां नगर निगम और एमडीडीए की संयुक्त टीमों द्वारा अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है। आपको बता दें कि टीम द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर बनाई गई दर्जनों दुकानों का ध्वस्त जो है वो किया गया। वहीं इस कार्रवाई में अतिक्रमणकारियों से कहीं ना कहीं अब जो उनके अंदर खलबली मच गई है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में अवैध रूप से अतिक्रमण कर बनाई गई दुकानों की लगातार शिकायत आ रही थी, जिससे यहां जाम की स्थिति भी बनी हुई थी।
इसी के मद्देनजर एमडीडीए ने नगर निगम को इस बात से अवगत करवाया, जिस पर नगर निगम के नगर आयुक्त ने अतिक्रमण के ध्वस्तीकरण के आदेश जारी किए हैं, जिसके बाद यह कार्रवाई जो है वो की गई। तो दर्जनों अवैध दुकानों को यहां पर जो है ध्वस्त किया गया है। एमडीडीए यानी कि मसूरी देहरादून डेवलपमेंट अथॉरिटी और नगर निगम की यहां पर संयुक्त टीमों ने यहां पर यह कार्रवाई की है। एमडीडीए ने यहां पर नगर आयुक्त को इस पूरे मामले के बारे में जानकारी दी थी, जिसके बाद यहां पर नगर निगम द्वारा टीमें गठित कर अब यह कार्रवाई की गई है, जिसमें दर्जनों अवैध दुकानों को यहां पर ध्वस्त किया गया है। राजधानी देहरादून का मंजर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दुकानों पर यहां पर अब बुलडोजर कार्रवाई चलते हुए नजर आ रही है और अतिक्रमण जो है वो हटाया जा रहा है। ट्रांसपोर्ट नगर की यह पूरा मामला बताया जा रहा है। कार्रवाई इसलिए की गई कि एमडीडीए द्वारा ये इसमें शिकायत आ रही थी कि बार यहाँ पर बहुत कब्जे हो रहे हैं और ट्रांसपोर्ट में जाम लगा रहता है। एमडीडीए ने फिर हमारे नगर आयुक्त महोदय से लेटर बनाकर रिक्वेस्ट करके नगर निगम को साइड में बुलाया गया, जिसमें हमें आकर के ये बड़ी कार्रवाई की जाए। अच्छा, लगातार राजधानी देहरादून की बात करें, उत्तराखंड में प्रशासन के जो आदेश है कि अतिक्रमण पर कार्रवाई, नगर निगम इसको लेकर सहयोग कर रहा है, तो आज कौन सा क्षेत्र जो है जहाँ पीला पंजा चला है? ये पीला पंजा जो चलाया है ये ट्रांसपोर्ट नगर में चलाया है, मोपे वाला। तो ये कितना क्षेत्र रहने वाला है, कब तक ये अतिक्रमण पर कार्रवाई आगे भी इसी तरह रहेगी? ये कार्रवाई इतना तक ये ट्रांसपोर्ट नगर में सभी खाली नहीं होते, 1 दिन लगे या 2 दिन लगे तब तक ये कार्रवाई चलेगी। तो उत्तराखंड के चमोली जिले के थराली क्षेत्र में नाबालिग से छेड़छाड़ के गंभीर मामले में सेना की कैंटीन में तैनात हवलदार अरविंद कुमार नाथ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने एक नाबालिग लड़की के साथ अनुचित व्यवहार किया था, जिसकी शिकायत परिजनों ने थराली थाना पुलिस को दी थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 74 और पॉक्सो एक्ट के तहत यहां पर मामला दर्ज किया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जो है वो जारी है और मामले की जांच की जा रही है। तो पुलिस ने देखिए किस तरीके से यहां पर आप त्वरित कार्रवाई करते हुए धारा 74 और पॉक्सो एक्ट के तहत जो है यहां पर सेना की कैंटीन में काम करने वाले एक हवलदार को गिरफ्तार किया है। लगातार शिकायत मिल रही थी और परिजनों ने यहां पर जो है शिकायत की थी कि देखिए नाबालिग लड़की के साथ जो है छेड़छाड़ की गई है, जिसके आधार पर यहां पर पुलिस ने कार्रवाई की है। तो देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने हाल ही में बड़ी संख्या में निरीक्षकों और उप निरीक्षकों के ट्रांसफर जो है वो यहां पर किए। इस कदम के तहत कुल 6 निरीक्षकों और 50 से अधिक उप निरीक्षकों के तबादले जो है वो किए गए। ये ट्रांसफर पुलिस विभाग की बेहतर कार्यप्रणाली और कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किए गए। ट्रांसफर सूची में शामिल अधिकारियों को विभिन्न थाना क्षेत्रों में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, ताकि कानून व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके। तो 6 निरीक्षक और 50 उप निरीक्षकों के जो है यहाँ पर तबादले जो है वो देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा किए गए। कानून व्यवस्था को सुधार का ये जो है नाम दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि देखिए ये तबादलों से, इन ट्रांसफर से कहीं ना कहीं जो कानून व्यवस्था है देहरादून की वो सुधरते हुए आगे नजर आ सकती है। तो इसकी सूची आपको दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पे किस तरीके से कौन कौन से वो अधिकारी हैं, कौन कौन से वो पुलिसकर्मी हैं जिनका यहाँ पर ट्रांसफर किया गया है। तो फिर से आपको बता दें कि 6 निरीक्षक और 50 उप निरीक्षकों के जो है यहाँ पर ट्रांसफर किए गए। हरिद्वार के गुरुकुल नारसन स्थित यूपीसीएल बिजली घर में बिजली चोरी और स्मार्ट मीटर के छेड़छाड़ का बड़ा मामला जो है वो सामने आया। मामले की गंभीरता को देखते हुए यूपीसीएल मुख्यालय ने कड़ी कार्रवाई करते हुए एक जेई और प्रभारी अधिशासी अभियंता को निलंबित कर दिया। साथ ही मुख्य अभियंता गढ़वाल की अध्यक्षता में विस्तृत जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का भी गठन यहाँ पर किया गया है। यूपीसीएल के प्रबंधक निर्देशक अनिल कुमार यादव का कहना है कि 2 दिन पहले बिजली घर के बाहर पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ा था। पूछताछ में उन्होंने स्वीकार किया है कि वे फैक्ट्री के मीटर से छेड़छाड़ कर बिजली चोरी कर रहे थे। यूपीसीएल की मापक टीम ने मौके पर पहुंचकर और मीटर से छेड़छाड़ की पुष्टि होने पर उसे सील कर दिया है। इस मामले में उपनल कर्मचारी सहित 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिन पे फैक्ट्री के 2 कर्मचारी भी शामिल बताए जा रहे हैं। जैसा कि आपको हमने बताया कि स्मार्ट मीटर अपने आप में स्मार्ट होता है, अगर कोई भी उसके साथ छेड़खानी करेगा तो किस तरह की छेड़खानी की गई, उस छेड़खानी का तुरंत के तुरंत जानकारी डिपार्टमेंट को हो जाती है। जैसे ही स्मार्ट मीटर को टच करने की कोशिश की कुछ लोगों ने हमारे सब स्टेशन पर लगे हुए मीटर को,
प्रयास किया है, कुछ से प्रयास किया है, जिस प्रयास में वो सफल नहीं हो पाए। जैसे ही मीटर को उन्होंने टच किया तो मीटर ने उसमें अपना बता दिया कि किस फेज को क्यों टच किया गया और उसकी कवर को टच किया गया। तो वो डर करके भागे और डर के भागने पे पुलिस, चूंकि हमारे परिसर से लगी हुई क्षेत्र में ही पुलिस रहती है, तो पुलिस ने उनको पकड़ लिया और पता लगाया गया, मालूम पड़ा कि वो प्रयास करने की कोशिश कर रहे थे कि इसको मीटर को छेड़खानी कर दे, लेकिन छेड़खानी में सफल नहीं हो पाए। फिर भी एहतियात के तौर पर हम समस्त जितने भी मीटर से संबंधित है वो मीटर प्लस कंज्यूमर इनके जो मीटर है, क्योंकि इंडिपेंडेंट मीटर है, उसकी भी दोनों की मीटर को सील कर दिया गया है और उसको NABL एक्रेडिशन लैब में उसे भेजा जा चुका है। NABL एक्रेडिशन का बता दूं कि राष्ट्रीय मानकों के अनुसार जो लैब वर्क करती है, उस लैब में हम लोग उसको टेस्ट करा करके वस्तुस्थिति पता लगाएंगे कि आखिरकार क्यों प्रयास किया गया और क्या प्रयास किया गया। हालांकि कुछ भी ऐसा उसमें जो प्रथम दृष्टि आ रहा है कि कोई चोरी जैसा एफर्ट संभव ही नहीं हो पाया, इसलिए संभव नहीं हो पाया कि उसके सारे के सारे जो उतने भी स्टैंडर्ड्स होते हैं वो तुरंत वहां भी मालूम हो जाते हैं और हमारे कंट्रोल रूम में भी मालूम हो जाते हैं, तो वो असफल रहे अपने प्रयास में। प्रथम दृष्टया जो मालूम चला कि कुछ बाहरी तत्वों में आकर के वहां पर प्रयास किया था, उन तत्वों को पुलिस ने पकड़ लिया। हमारे लाइनमैन को भी संलिप्तता नजर आ रही है, उस संलिप्तता को दूर करने के लिए SSO की संलिप्तता नजर आ रही है, उसको जिससे उसको बर्खास्त कर दिया गया। और भी आप कार्रवाई जो लोग भी उस पर संलिप्त पाए जाएंगे, क्योंकि विस्तृत आख्या यहाँ के चीफ इंजीनियर और एक SC और एक उप महाप्रबंधक फाइनेंस के माध्यम से जांच की जाएगी और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसको एक्शन किया। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तो ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है। आगे बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत हाल ही में उधम सिंह नगर के जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने नवनिर्मित ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का लोकार्पण किया। मंत्री ने जसपुर स्वास्थ्य केंद्र के बेड संख्या को 30 से बढ़ाकर 50 करने की घोषणा की है और जल्द ही डॉक्टरों की नियुक्ति भी सुनिश्चित करने का वादा किया। उन्होंने बताया कि जसपुर अस्पताल में अब सभी 5 पब्लिक हेल्थ सिस्टम के अंतर्गत ही उपलब्ध होंगी, जिससे मरीजों को बाहर जांच के लिए नहीं जाना पड़ेगा। इसके अलावा बाल रोग विशेषज्ञों की नियुक्ति भी जल्द की जाएगी। मंत्री ने कहा कि पूरे प्रदेश में 280 डॉक्टरों की नियुक्ति की जाएगी, जिससे डॉक्टरों की कमी जो है वो समाप्त हो जाएगी। आप देख रहे होंगे कि जसपुर में हम लोग 50 बेड का ये हॉस्पिटल हम बना रहे हैं। दूसरा यहाँ पे पब्लिक हेल्थ सिस्टम का आज हमने उद्घाटन किया है और इस सिस्टम से क्या होगा कि जितनी भी जांचें होंगी जो हमारी लैब है उनको अब काशीपुर और रुद्रपुर नहीं भेजना पड़ेगा, सारा सिस्टम यहाँ पे हो जाएगा। लगभग 50 लाख रुपए हमने इसके लिए दिए। दूसरा, यहाँ पे बाल रोग विशेषज्ञ की हम नियुक्ति करने जा रहे हैं। तीसरा, हम 280 डॉक्टरों की पूरे प्रदेश में और नियुक्तियां करने जा रहे हैं, ताकि जहाँ भी संविदा के डॉक्टर हैं या बॉन्डेड डॉक्टर हैं, अब हम नियमित डॉक्टरों की तरफ जा रहे हैं। और मैंने ये भी कहा कि हमारे प्रदेश में जो स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी थी वो 2027 तक पूरी हो जाएगी, क्योंकि हमारे 400 बच्चे कोई 2025 में पास आउट होगा, कोई 26 में पास आउट होगा और कोई 27 में पास आउट होगा। तो मुझे लगता है पूरे उत्तराखंड में अब डॉक्टरों की कमी नहीं रहेगी। मैं पत्रकार मित्रों का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि अब यहाँ पे लगभग 650 पेशेंट डेली हमारे हॉस्पिटल में आ रहे हैं। हमने यहाँ की सुविधाएं बहुत अच्छी कर रहे हैं और अब ये भी कर रहे हैं हम कि बाहर से कोई डॉक्टर अगर दवाई लिखता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। साथ में अब डॉक्टरों को बायोमेट्रिक हाजिरी लगाना अनिवार्य है। और मैं एक काम जसपुर के लिए और कर रहा हूं कि जितने डॉक्टर या पैरामेडिकल स्टाफ अगर यहाँ आवास में रहना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि 24 घंटे डॉक्टर यहाँ उपलब्ध रहे, तो उनके लिए हम अलग से जो है आवास की व्यवस्था भी यहाँ पे देना चाहते हैं। खबर देहरादून से है, जहां एक सरकारी स्कूल के शिक्षक पर पत्नी और परिजनों के नाम पर 3 फर्जी कंपनियां बनाकर करीब 50 करोड़ रुपए की ठगी करने का आरोप लगा। ये कंपनियां 2021 में शुरू हुई थी और लोगों को ज्यादा ब्याज और मुनाफा का लालच देकर जो है निवेश करवाया। समय पूरा होने पर रकम लौटाने से इनकार कर दिया गया। शनिवार को जब 50 से अधिक पीड़ितों ने SSP अजय सिंह से मिली और न्याय की मांग की है, वहीं कई महिलाओं ने तो देखिए भावुक होकर वहां पर रो भी पड़ी। SSP ने निष्पक्ष जांच का भरोसा यहां पर दिया है और साथ ही कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना का भी इसमें बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि प्रदेश में अराजकता बढ़ रही है और आम लोग ठगी का शिकार हो गए।
उन्होंने बताया कि जरूरत पड़ने पर वह डीजीपी से मिलकर पीड़ितों की आवाज उठाएंगे। पुलिस ने आरोपी शिक्षक और कंपनियों की जांच जो है वो फिलहाल शुरू कर दी है। देखिए, एक बड़ा गंभीर मामला जिसमें करीब 50 करोड़ रुपए के ठगी का मामला है। दून समृद्धि ग्रुप ऑफ कंपनी जो जगमोहन सिंह चौहान जो गजा टीरी के रहने वाले हैं और इन्होंने कंपनी अपनी पत्नी नीलम चौहान जिनको एमडी बनाया, आशा चौहान इनकी पुत्री जिसको डायरेक्टर बनाया, स्वयं ये अध्यापक है, सरकारी अध्यापक प्राइमरी स्कूल में, और इनकी लास्ट नियुक्ति जो है वो बैसगांव मसूरी के पास एक सहायक अध्यापक के रूप में है। इन्होंने इस कंपनी के नाम से कई ब्रांचेस खोली और पौड़ी में, टीरी में, चमोली में, रुद्रप्रयाग में, विकासनगर में, भानियावाला में, चंबा में, रानी पोखरी में, ऋषिकेश में, पटेल नगर, देहरादून में इन्होंने ब्रांचें खोली और ब्रांचें खोल करके इन्होंने अपने एजेंट्स बनाए। एजेंट्स नियुक्त करके इन्होंने बहुत सारी स्कीम्स जिसमें आरडी की, एफडी की, डेली करेक्शन की और सुकन्या प्लान ये इन्होंने जारी किए। इसके नाम पर एजेंट्स के माध्यम से लोगों से पैसे जमा करवाए और अब कुल राशि जो अंदाजा है करीब 50 करोड़ रुपए की राशि इनके पास जमा है। जब लोगों की मैच्योरिटी हो गई तो मैच्योरिटी का पैसा देने से इन्होंने हिचकिचाए और आनाकानी करने लगे। कई लोगों की मैच्योरिटी का समय जब काफी हो गया और लोगों ने दबाव बनाया तो अब ये पता लगा कि ये लापता हो रखे हैं। ये भी पता लगा कि इनका एक लड़का मेडिकल कर रहा है एमबीबीएस और लड़की भी एमबीबीएस कर रही। 2 राज्य के प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेजेस में इनके बच्चे एमबीबीएस कर रहे हैं और स्वयं ये लापता है पत्नी के साथ। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही, लेकिन बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ।